हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पास एडजस्टमेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि पास एडजस्टमेंट में अगर हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो हमें उसे प्रॉफिट को निकालने के लिए किस तरह से एडजस्ट करना है। जैसे आप लोग जानते हो बच्चों कि अगर आप गुडविल निकाल रहे हो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट अगर हमको मेथड में गुडविल निकालना है, अगर हमें गुडविल निकालनी है तो हमें गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको 3 साल की या 4 इयर्स की प्रॉफिट दी हुई है तो आप इन 3 साल के प्रॉफिट को आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद आप डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपकी ये जो निकलेगी ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगी, राइट। दूसरी, जब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हमने पहले गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट के बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है तो यहां पे हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज दिया होगा। तो यहां पे मतलब ये है बच्चों कि आपको जब गुडविल कैलकुलेट करनी है सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। और एवरेज प्रॉफिट जब आपकी एक बार निकल जाती है तो आपको गुडविल निकालना है। और गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, और ये जो आपको ईयर ऑफ परचेज बच्चों दिख रहा है ये आपको गिवन होता है, राइट। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम में कुछ पास एडजस्टमेंट होते हैं जो हमें करने होंगे। मतलब ऐसे कुछ एडजस्टमेंट हैं जो प्रॉफिट में अभी या तो ऐड या लेस नहीं किए हुए हैं, उन्हें हमें एडजस्ट करना होगा ताकि हमारे एक्चुअल में जो हमारी एवरेज या जो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट है, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट निकल सके। समझ में है कि नहीं है? तो आज बच्चों हम लोग जो सीखने वाले हैं यहाँ पे जो भी पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड इफेक्ट्स होंगे उसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये गुडविल में, जब आप गुडविल में ये सिर्फ आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट नहीं, जहां पर भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट ना दी हो और वहां पे अगर कुछ एडजस्टमेंट दिए हो और हमें एडजस्टेड प्रॉफिट को निकालना हो तो हमें ये मेथड अप्लाई करना होगा, राइट बच्चों। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज पास एडजस्टमेंट में किस तरह से इफेक्ट को करेंगे। पहली चीज और एक बता दें आपको बच्चों, ध्यान में रखना कि जब आप एडजस्टेड प्रॉफिट कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि यहां पे हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हुए करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले यहां पे आपको दिख रहा होगा बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो ऑफ द ईयर एंडेड आपको दिया रहेगा बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट आपको कुछ प्रॉफिट दी हुई रहेंगी जहां पे एडजस्टमेंट अभी तक किया हुआ नहीं है, तो अब हमें उसके एडजस्टमेंट करने हैं, राइट। तो यहां पे कुछ आइटम हमें ऐड करने होंगे और कुछ चीजें हमें यहाँ पे लेस भी करनी होगी जिसे हम लोग आगे सीखेंगे। अब हमें जानना है कि हमें क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लो बच्चों कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी abnormal losses, कोई भी abnormal losses आपके ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो abnormal losses अगर आपको दिए हुए हैं तो यहां पे कोई भी abnormal losses अगर होता है, abnormal losses उसे हमें ऐड करने होंगे। अब इसे हमें ऐड क्यों करना है ये हम लोग को समझ लेना है। abnormal losses जैसे कि मान लो वहां पे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर या थेफ्ट भी हो सकता है। किस वजह से भी, अगर इस वजह से लॉसेस हुए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस। अब इसे हम ऐड क्यों करते हैं ये भी हम समझते हैं बच्चों। जैसे मान लो आपका ये ट्रेडिंग पीरियड है, मान लीजिए आपका ये ट्रेडिंग पीरियड है, यहां पे हमने लिखा ट्रेडिंग पीरियड। अगर ये ट्रेडिंग पीरियड है और आपने ये जो एबनॉर्मल लॉसेस आपको जो दिख रहे हैं या लॉस ड्यू टू फायर मान लो आप, तो लॉस ड्यू टू फायर आपने अपने पीएल अकाउंट में डाला होगा। नॉर्मली आपको याद होगा जब आपने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाया था तो जब भी लॉस ड्यू टू फायर आते थे या थेफ्ट की वजह से कोई लॉसेस होता था तो हम उसे पीएल के डेबिट में डाल देते थे। अब पीएल के डेबिट में डालने का मतलब है आपका सारे एक्सपेंस हम डेबिट में लिखते हैं,
और सारे इनकम यहाँ पे हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो अगर हमने पीएल में कोई भी ऐसा एक्सपेंस लिखा है जो हमारे नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, बट आपने इसे यहां पे दिखाया है, राइट? तो ये ऐसे जो लॉसेस हैं उसे हम लोग एब्नॉर्मल लॉसेस बोलते हैं। ये हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं है, हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के लॉसेस एक्सपेंसेस नहीं है, बट आपने इसे यहाँ पे लिखा होगा, जिसकी वजह से आपको पता है बच्चों यहाँ पे हमारी नेट प्रॉफिट आती है। आप सबको पता है यहाँ पे हम लोग लास्ट में नेट प्रॉफिट निकालते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली आपके जब एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ते हैं, जब आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपके जो नेट प्रॉफिट है डिक्रीज हो जाते हैं। बट ये आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है, इसकी वजह से आपकी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुई है, इसीलिए वापस हमें ऐड बैक करना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे जाके बच्चों अबनॉर्मल लॉसेस या लॉस बाय फायर को ऐड कर दिया। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, दूसरा अगर हम बात करें नंबर 2, अगर हमने कोई भी ऐसा लॉसेस लिया है जो नॉन बिजनेस लॉसेस हैं, नॉन बिजनेस लॉसेस हैं, या जैसे मान लो आप लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने किसी भी लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट को लिया है, तो जब आपने यहां पे पीएल अकाउंट बनाया होगा बच्चों, तो यहां पे आपने दिखाया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपने दिखा। तो जब यहां पे आप लिखते हो तो आपकी प्रॉफिट डिक्रीज हो रही है, ऑटोमेटिकली आपकी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जा रही है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी चीज का बिजनेस करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो कपड़े का, तो आपका कपड़े से रिलेटेड आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो कपड़े की, तो आपका कपड़े का अगर बिजनेस है तो उसके वजह से कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो आपके नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। बट आपने क्या किया, आपके पास कोई पुरानी एसेट पड़ी हुई थी, आपने उसको बेच दिया, तो आपके पास ये लॉसेस आ गए। तो अगर आप एसेट को नहीं बेचते तो आपके लॉसेस नहीं आते। तो ये आपके कपड़े के बिजनेस की वजह से लॉसेस नहीं आ रहा है, बल्कि आपने किसी एसेट को बेच दिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप किसी एसेट को बेचते हो, कोई भी कैपिटल एसेट आपके पास है, आपने उसको सेल किया, उसकी वजह से आपके लॉसेस आ रहे हैं और आपने पीएल में यहां पे लिखा है, तो उस लॉसेस को, ये हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये रेकरिंग बार बार नहीं होते, क्योंकि आपके पास रोज कोई एसेट आप नहीं बेचने वाले हो, राइट? जरूरी नहीं है कि आप एसेट हर साल बेचोगे, हो सकता है आपका 10 साल तक कोई लॉसेस ना हो इस एसेट्स के बेचने की वजह से। तो ये आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, बट हमने पास्ट में जाके लॉसेस ऑन फिक्स्ड एसेट को यहां पे दिखा दिया बच्चों। तो इसकी वजह से हमारी जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पे डिक्रीज हुई है। तो ऐसे लॉसेस अगर हमने कोई भी लिए हैं पीएल अकाउंट में पास्ट में, तो जिसकी वजह से हमारी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुई थी, तो आज हमें उसे जाके वापस ऐड बैक कर देना है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? चलिए कुछ चीज और मैं बताता हूं, इसको ध्यान में रखते हुए, राइट? यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरी, कोई भी आपने नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नंबर 3, ये देख लो बच्चों, कोई भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब ये कि आपने कोई भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं, ठीक है, वंस इन अ वाइल, कभी साल 2 साल में अगर हो जाए, तो मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी नहीं है, बट कभी कभी वो एक्सपेंसेस होते हैं। तो वैसे बिजनेस में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे, या नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे। और आपने अगर उसे यहां पे कोई भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस लिख दिया है बच्चों, तो इसकी वजह से भी आपकी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुई है, तो वैसे प्रॉफिट को हमें वापस ऐड बैक करना होगा, राइट? यहां तक आपको क्लियर हो गया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड हियर बेटा? यस और नो? अब यहां पे हम लोग देखते हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस समझ गया हमने। दूसरी चीज और हम लोग जान ले कि अगर आपने नंबर 4 कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा है, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है डेबिटेड टू पीएल, अब ये जान लो, अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएल में डेबिट कर दिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि डेबिट में डाल दिया, या डेबिटेड टू ट्रेडिंग पीएल मैं बोल सकता हूं, डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, यहां पे हमने कहा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने क्लास 11 में किया होगा, लिखा था परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट और डेबिटेड टू परचेज अकाउंट।
तो आपने ये एरर की है, मिस्टेक है, क्योंकि जब आप कोई एसेट खरीदते हैं बच्चों, तो आपको एसेट खरीदने की जेन्युइनिटी क्या होती है। अब यहां पे देखो, आपने किसी एसेट को खरीदा, तो मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है आपका, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और यहां पे आपने टू कैश किया। बट आपने क्या किया, इस फर्नीचर को बाय एरर, बाय मिस्टेक, आपने इसको गलती से फर्नीचर अकाउंट में डेबिट ना करके आपने इसे आपने परचेस अकाउंट में डाल दिया, राइट। आपने उसे एसेट ना समझते हुए आपने उसे परचेस अकाउंट में डाल दिया, और जैसे ही आपने इसे परचेस अकाउंट में डाला तो आपका परचेस यहां पे इंक्रीज हो गया, और आपने इस परचेस को ऑब्वियसली बच्चों यहां पे आपने ट्रेडिंग में जरूर लिखा होगा। तो जब आपने ट्रेडिंग में परचेस लिखा, और ये एक्सपेंसेस जो आपने लिखा है जो कि परचेस में आना ही नहीं चाहिए था, बट आपने यहां लिखने की वजह से आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे, और जैसे ही आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो आपकी नेट प्रॉफिट यहां पे डिक्रीज हो गई है। तो ऐसे कोई एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में लिए हैं जो हमें उस एक्सपेंसेस को नहीं लेना चाहिए था, तो ऑब्वियसली मान लो बच्चों आपने एक्सपेंसेस को ले लिया है, तो उसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमेशा याद रखना बच्चों, एक्सपेंसेस और इनकम या नेट प्रॉफिट आप बोल सकते हो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि अगर आप एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो आपके नेट प्रॉफिट डिक्रीज होने वाले हैं, राइट। आपने ये जान लो। तो अगर आपने ऐसा कोई एक्सपेंसेस यहां लिखा जो कि एक्सपेंसेस यहां नहीं होना चाहिए था, बट आपने उसको लिखा, लिखने की वजह से आपके नेट प्रॉफिट एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, और एक्सपेंसेस जैसे इंक्रीज हो गए तो आपकी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो गई है। तो इसे भी हमें जाके बच्चों यहां पे ऐड बैक करके यहां पे शो करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने लिखा है यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू पीएल, डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, या डेबिटेड टू परचेस अकाउंट मैंने लिख दिया, डेबिटेड टू परचेस। तो आपने देखो बच्चों ये क्या किया, डेबिटेड टू परचेस अकाउंट में डाल दिया, जो कि आपको यहां पे नहीं डालने चाहिए थे, तो इसकी वजह से आपके यहां पे एरर हो गए। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। जो चीजें हम बच्चे डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के साथ, इसको बहुत अच्छे से करना। इसके बाद में हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट हियर, राइट बच्चों। अब देखते हैं हम लोग अगर और किस वजह से हमारे एक्सपेंसेस घट सकते हैं, मतलब एक्सपेंसेस हमने बढ़ा दिए हैं। जैसे मान लो अब मैं बात करता हूं ओपनिंग स्टॉक की, इसको भी देखना बच्चों, ध्यान से देखना। यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया। अगर हमने यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखा, टू ओपनिंग स्टॉक, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से दिखा दूं। टू ओपनिंग स्टॉक आपने यहां पे लिया, यहां पे आपके बच्चे सेल दिया हुआ है, बाय सेल्स दिया हुआ है 100 रुपए। यहां पे आपको बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आई होप दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूं साइज, ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक में आपने लिखा 20 रुपए, ओपनिंग स्टॉक में आपके हैं 10 रुपए, और यहां पे आपने टू परचेस लिखा है, परचेस में आपने लिखा 80 रुपीज। अब यहां पे देखो कि अगर आपके प्रॉफिट आएंगे, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होगा, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आएगा, आप देखोगे 120, यहां पे आपका 120 हुआ, यहां पे भी 120 हुआ। 120 से आप 90 माइनस कर रहे हैं बच्चों, तो आपका यहां पे क्या हो गया, 120 से आप 90 माइनस करोगे तो आपको 30 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन ये आपका ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल प्रॉफिट था, ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू था। बट अगर आपने किसी वजह से ओपनिंग स्टॉक को गलती से ओवर वैल्यू किया, ओवर वैल्यू करने का मतलब है जो आपका एक्चुअल में वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक का, आपने उससे ज्यादा ले लिया, तो उसको बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जैसे मान लो आपने यहां पे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 15 रुपीज ले लिया है। अब यहां पे आप ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 15 रुपीज जैसे ही लोगे, आप यहां देखोगे कि ये जो आपकी प्रॉफिट अभी तक 30 रुपीज थी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 120, अब देखो आपको यहां पे 95 रुपीज माइनस करने हैं,
तो अब आपके जो प्रॉफिट आ गए बच्चों 25 रुपीज आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपने ओवर वैल्यूएशन किया ओपनिंग स्टॉक का तो इसकी वजह से आपके ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हुए होंगे। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं तो साथ साथ आपकी नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा उसे वापस ऐड बैक करना है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर 5 पॉइंट में ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसे भी आप समझ लो क्यों हम ऐड बैक कर रहे हैं, ये रीजन आपको बच्चों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। रटना कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स इज नथिंग टू रट्टोफाई, रट्टो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको खाली क्या करना है, कंसेप्चुअली आपको समझना है एक चीज को, राइट। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ही चीज आप कॉपी करना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ले लेना, क्योंकि मैं अब यहां पे कुछ चेंजेस करने वाला हूं, ठीक है ना। आई होप यहां पे आपको समझ में आया होगा। तो इसको मैं दिखा रहा हूं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये हमने समझ लिया कि किस तरह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा इफेक्ट। यहां पे देखो बच्चों, नंबर नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। अगर मैं बात करूं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की, उसी तरह मैं बात करता हूं अंडर वैल्यूएशन। यहां पे देखोगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका किस तरह से इफेक्ट पड़ता है वो भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो यहां पे आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट दिए हैं, हम लोगों ने इस तरह से बना दिया। ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट है। हमें यहां पे लिखना है बाय सेल्स 100 रुपीज टू ओपनिंग स्टॉक 10 रुपीज, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20 रुपीज है बच्चों, 20 रुपीज। और यहां पे हमने लिखा टू परचेज 80 रुपीज, ठीक है। इसको हम लोग एक बार चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 20 को हटा के, क्योंकि हम लोग अंडर वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो मान लो हमने यहां पे 15 रुपीज ले लिया, राइट। अब देखो यहां पे 15 रुपीज लिया, अगर हम इसे बैलेंस करते हैं तो हमारा यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है ये आप देख लो, यहां पे 115 रुपया हुआ, यहां पे भी 115, और आप इसको अगर माइनस करते हो तो आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट आने वाले हैं वो 25 रुपीज है। बट बच्चों यहां पे आप देखना, आपने जो एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था, एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था 20 रुपीज, बट आपने यहां पे ले लिया है 15 रुपीज, जो कि आपने 5 रुपए कम लिए हैं। इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए हमने कम किए बच्चों, ये भी देख लो आप, हमने यहां पे 5 रुपीज को कम करके लिया है, राइट। तो 5 रुपया जो हमने कम किया, हमें लेना चाहिए था एक्चुअल वैल्यू 20 रुपीज। अभी देखो बच्चों, अगर हम 15 के जगह में 20 रुपीज लेते तो ये जो हमारा 115 आया है, यहां पे आपको दिखेगा, ये जो हमारा 115 आता तो ये हमारा 120 आता, और यहां पे भी 120 आता, और ये 25 के जगह में 30 आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने यहां पे अंडर वैल्यूएशन किया क्लोजिंग स्टॉक को, हमारी जो प्रॉफिट है, जो कि करेक्ट प्रॉफिट 30 रुपीज है, वो हो गई थी रॉन्ग प्रॉफिट जो हमारी आई वो 25 आ गई ग्रॉस प्रॉफिट। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, मतलब ये आपका इनकम साइड है। इनकम को आप जब भी कम कर देते हो तो आपकी इनकम, जो कि मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, वो डिक्रीज होगी, और ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होने के मतलब है कि नेट प्रॉफिट भी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो एक सिंपल लॉजिक याद रखना बेटा, ये आपका एक्सपेंसेस है और ये आपका इनकम है। अंडर वैल्यूएशन मतलब आपने इनकम को गलती से कम कर दिया, और जिसकी वजह से आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गई है। ग्रॉस प्रॉफिट कम होने का मतलब है नेट प्रॉफिट कम हो गई है, इसलिए हमें वापस जाके नेट प्रॉफिट को वापस ऐड बैक करने देना है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया रहे, उसे आपको यहां पे नंबर 6 इसे भी हमें ऐड कर देना है। तो यहां पे लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग
स्टॉक। ये भी आपको समझ में आ गया कि हमें क्या क्या ऐड करनी है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा आइटम होगा जिसकी वजह से हमारी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुई है, तो वापस हमें जाके, क्योंकि पास्ट में किसी भी ऐसे इफेक्ट को मैंने कोई भी ऐसी एंट्री मारी होगी जिससे हमारी ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुई है, तो वो हमारा मिस्टेक था बच्चों, उसे हमें रेक्टिफाई करना है। नाउ वी हैव टू ऐड दोज आइटम ओवर हियर, ताकि हमारे जो नेट प्रॉफिट है, जो कि गलत प्रॉफिट है एक तरह से बोल सकते हो, आपकी वो इंक्रीज हो जाए। तो आप इस तरह से ऐड करके यहां पे लिख सकते हो। राइट, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हमें आना है लेस में। हमें लेस क्या करना है वो देखने हैं। हमें लेस करना है मतलब कि हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करना है। अब डिक्रीज हमें प्रॉफिट को करना क्यों है ये पहले समझते हैं बच्चों। डिक्रीज हमें इसलिए करना है कि पास्ट में हमने कोई भी ऐसे एडजस्टमेंट किए होंगे, कोई भी ऐसी एंट्री हमने की होगी जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट इंक्रीज हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। कोई भी एरर हो सकता है, कोई मिस्टेक किया हमने, गलती से कोई एंट्री पास कर दी होगी जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो गए थे, नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ चुका होगा। तो अब हमें जाके उसे पता चला कि हमने ये मिस्टेक किया है, तो आपको रेक्टिफाई करना है ना। आपको पता है कि रेक्टिफाई करना जरूरी है। जैसे आपको ये मान लो फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, और अगर आपने ये रियलाइज किया कि मैंने अभी पिछले 8 महीने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो अब हमें पढ़ना चाहिए। राइट, आपने रेक्टिफाई किया, जो पास्ट में हो चुका है आप उससे तो सुधार जाके पीछे जाके सुधार नहीं सकते, बट अब हमें आज पता चला है कि हमने पढ़ाई 8 महीने नहीं की है। राइट बच्चों, तो ये 8 महीने नहीं किए हैं, 10 महीने हमने पढ़ाई नहीं की है, तो आपको जो 1 महीने बचे हैं उसमें दिल लगा के जान लगा देनी होगी पढ़ने के लिए, ताकि आप अच्छा करो। देखो बच्चों, एक चीज याद रखना, पढ़ाई करना है आपके, ये जो 2-4 साल प्रॉफिट जो भी लाइफ के बचे हुए हैं, अगर आप इसमें दिल लगा लेते हो ना, जान लगा देते हो पढ़ाई में, तो ये 2 साल 1 साल जो भी आपके लाइफ में मेहनत पड़ने वाले हैं, ये आने वाला आपका 30 साल सुधार देगा, आने वाली पूरी लाइफ सुधार देगा। और आपकी ही लाइफ नहीं, इसके साथ साथ आपकी पूरी जनरेशन, पूरी फैमिली की लाइफ बदल जाने वाली है। तो ये जान लो बच्चों, आप में इतनी ताकत है, इतनी काबिलियत है कि आप सिर्फ आप अपने मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलने वाले हो, आप अपने पूरी फैमिली की, पूरी जनरेशन की लाइफ आपके ऊपर डिपेंड है, और आप उसे बदल सकते हो। यू हैव सच पावर इन योर हैंड। ओके, सो प्लीज यूटिलाइज योर पावर एंड मेक श्योर यू स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम। ओके, आज ये डिसाइड कर लो कि मुझे वो करना है जो मैंने आज तक नहीं किया, एंड आई एम गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। ओके, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। इसके लिए हम लोग जो करते हैं, अब इसको ध्यान में रखते हैं। अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या ऐड करना है, राइट, लेस करना है, सॉरी। ऐसा कोई भी प्रॉफिट हमने, राइट, कोई भी ऐसा प्रॉफिट है जो हमें रिसीव हुआ है, जो कि हमारे नॉर्मल बिजनेस के इनकम नहीं है। जैसे एग्जांपल मान लो, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब मान लो बच्चों कि आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमें आपको ये चीज इतने टाइम पीरियड में देनी है, राइट। और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में रूल होता है कि अगर आप इस चीजों को इस टाइम फ्रेम के अंदर में पूरे नहीं करते हो, तो आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो जिससे आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस बंदे ने आपको टाइम में डिलीवर नहीं किया जो चीज आपने उससे कहा था। अब क्या होता है कि उसे उसके बदले में, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वैसे सिचुएशन में आपको वहां से कंपेंसेशन अमाउंट मिलेगा, राइट। और वो कंपेंसेशन आपने क्या किया था बच्चों पास्ट में, इसे यहां पे इनकम साइड में लिख दिया था, राइट, बाय कंपेंसेशन बोल के, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाय कंपेंसेशन, राइट। कंपेंसेशन बोल के आपने, कंपेंसेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे आपने जैसे लिखा होगा, ऑब्वियसली आपके इनकम इंक्रीज हो गए, तो ऑब्वियसली आपकी नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुई होगी, राइट बच्चों। लेकिन क्या आपकी ये नॉर्मल बिजनेस इनकम है? नहीं। क्या आपने, जो मैंने कहा आपके क्लोथिंग के बिजनेस है, आप कपड़े का बिजनेस करते हो, कपड़े को बेचने की वजह से जो इनकम आए, उस बिजनेस एक्टिविटी की वजह से जो इनकम आते हैं, वो आपके नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। बट ये तो भाई अचानक आ गया, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसने कॉन्ट्रैक्ट फेल कर दिया, जिसके बदले में आपकी कंपेंसेशन, एक लॉटरी लग गई, आप समझ लो। तो इस काइंड ऑफ अ लॉटरी, आपने कुछ कमाया नहीं है, इस पर्सन, मतलब आपने कोई बिजनेस की एक्टिविटी नहीं की है, उसके बदले में आपको नहीं मिला है, इसलिए इस काइंड ऑफ अ लॉटरी फॉर यू। तो ये आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, और ये नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपके प्रॉफिट बढ़ गए हैं, इसीलिए बच्चों मुझे इसको लेस करना होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड।
टिल हियर। दूसरा, अगर मैं बोलूं कोई भी कैपिटल गेन आपको आ गया, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मतलब समझ लो, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर मान लो बच्चों आपने कोई भी एसेट बेचा, राइट, और आपने वहां पे गेन कर लिया, राइट, तो आपने ऑब्वियसली उसे पीएल में जाके यहां पे लिखा होगा, सॉरी आपने पीएल में जाके उसे इनकम साइड में लिखा होगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्योंकि आपको याद होगा बच्चों कि हम लोग जब क्लास 11 में, क्लास 11 के अंदर में जब हम लोग फाइनल अकाउंट आप लोग करते थे, राइट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो आप इस चीजों को यहां पे लिखते थे, राइट, ताकि हमें नेट प्रॉफिट निकले। बट आपने ये एसेट बेचा है, आपके कैपिटल प्रॉफिट है, आपको ये यहां पे कोई भी ऐसा इनकम नहीं आया जो आपके बिजनेस की वजह से आया, राइट। आपके पास कोई पुरानी एसेट पड़ी थी जो यूज में नहीं हो रही थी, आपने उसको बेच दिया, आपको आ गया, वो अचानक आने वाला प्रॉफिट है। तो ऐसे आपके प्रॉफिट अगर आपने लिए हैं तो आपकी क्या हुई है, इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने का मतलब आपकी नेट प्रॉफिट बढ़ गई है। तो बेटा इसे भी हमें यहां पे लेस करना पड़ेगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड द टिल हियर, राइट। उसके बाद अगर आपने कोई भी यहां पे नॉन रेकरिंग इनकम लिया है, नॉन रेकरिंग इनकम जो आपके रेगुलर होने वाले इनकम नहीं है, तो मतलब वो नॉन रेकरिंग मतलब नॉन बिजनेस इनकम है, हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो नॉन रेकरिंग इनकम कोई भी हमने यहां पे लिया है तो नॉन रेकरिंग इनकम को भी हमें ऐड कर देना होगा, क्योंकि उसके वजह से भी हमारी प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गई है। तो कोई भी नॉन रेकरिंग इनकम हमें दिखे बच्चों तो उसे भी हमें क्या करना है, ऐड बैक, सॉरी लेस कर देना है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लिखें इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो एक सिंपल भाषा में समझाऊं आपको बच्चों, आपने एक इन्वेस्टमेंट करके रखा था, आपको यहां पे इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया। अब एक बार बताओ, आपको ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है, ना कि आपके बिजनेस की वजह से आ रहा है। आपने कपड़े बेचे हैं, आप कपड़े के मैन्युफैक्चर हो, उसको आपने सेल किया, वो आपके ऑपरेटिंग इनकम हो गए, राइट। लेकिन आपने कहीं पे फिक्स एसेट रखी है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वहां से आपके इनकम आ रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस के इनकम नहीं हुए, डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग इनकम नहीं हुए। बट आपने यहां पे लिखा है, जैसे आपने बैंक में पैसे रखे, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या आपका बिजनेस किसकी वजह से चलता है, कपड़े बेचने की वजह से चलता है, आप सेल करते हो कपड़े को। लेकिन कपड़े आपका मान लो फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में पूरे बिजनेस आपके बंद थे, लॉकडाउन में पूरा शटर डाउन था, लेकिन क्या आपको 1 रुपए भी आपके कपड़े सेल नहीं हुए, तो मतलब आपका ऑपरेटिंग इनकम जीरो हो गया, राइट। लेकिन आपने पहले से 10 साल पहले, 5 साल पहले आपने कुछ पैसे बैंक में रखे थे जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो बताओ आपने क्या बिजनेस चलाया है उस 2 साल? नहीं चलाया, आपके ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं आया, लेकिन आपका ऐसा इनकम जो बैंक में पैसे आप रखे थे उसका इंटरेस्ट आपको रेगुलर आता रहा, राइट। तो इसका मतलब क्या पता चलता है? इसका मतलब ये पता चलता है बच्चों कि आप बिजनेस करो या ना करो, आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक, ये सब आने वाले हैं, राइट। तो ये आपके ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो ऐसे किसी भी इनकम को आपने लिया है तो आपके जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गए हैं, तो उसे बेटा हमको क्या करना है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस कर देना है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमें क्या क्या लेस करना है। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? अब कुछ और आइटम हम लोग जाते हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं एनी इनकम which should not credited to PL account has been taken। आपको ऐसा अगर लगता है कोई भी ऐसा इनकम आपने पीएल के क्रेडिट में लिखा है जो कि आपके नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, जो आपके ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, लेकिन आपने उसे क्या किया बच्चों, यहां पे लिख दिया है, तो ऐसा कोई भी इनकम आपने यहां पे लिखा है जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिट बढ़ी है, और प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है आपकी नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गई है, तो वैसे इनकम को भी हमें यहां पे लेस करके दिखाना है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियर। चलो बच्चों और कुछ सीखते हैं। नंबर 6, अब यहां पे एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लो नेक्स्ट हम लोग करते हैं अंडर वैल्यूएशन
ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये भी देख लो बच्चों, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, रटाने के लिए तो मैं बोल सकता हूं कि आप इसको लेस करो, इसको ऐड करो, बट ऐसे सिखाने का मजा नहीं आएगा, मुझे पढ़ाने का दिल नहीं करेगा इस तरह से बच्चों। तो मैं तुम्हें एक एक चीज को क्लियर करके ही दिखाना चाहूंगा। जैसे मान लो आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यू मेड वन ट्रेडिंग अकाउंट हियर। चलो इसको क्लियर करते हैं। अगर आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यहां पे आपके बाय सेल्स हैं, यहां पे आपने 100 रुपया लिखा, राइट बच्चों, 100 रुपया लिखा। यहां पे आपके बाय क्लोजिंग स्टॉक आए, क्लोजिंग स्टॉक आपके 20 रुपए हैं। यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक आपको 10 रुपए लेने थे, और यहां पे टू परचेस हमने किया, टू परचेस अकाउंट, और इसे हमने 80 रुपए लिखे। अब देखो बच्चों, अगर आप यहां पे टू परचेस लिख रहे हो तो आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट आने वाले हैं वो कितने आ रहे हैं, ये देखते हैं। ये आपके 120 हो गए, यहां पे भी 120, 120 माइनस 90 करोगे तो आपके 30 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है। ये हमारा एक्चुअली में हम करते तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट आता। बट मान लो आपने क्या किया है, गलती से या जिस वजह से भी आपने ओपनिंग स्टॉक को, जो कि आपका करेक्ट, जो आपके करेक्ट ओपनिंग स्टॉक थे 10 रुपीज, लेकिन आपने लिया कितना है, रॉन्ग ओपनिंग स्टॉक आपने लिया कितना है, मान लो 5 रुपए, तो आपने यहां पे 5 रुपीज ले लिया है, राइट। आपने अंडर वैल्यू कर दिया ओपनिंग स्टॉक को, और अगर आपने अंडर वैल्यू किया ओपनिंग स्टॉक को, तो अब देखो यहां पे आपकी एक्सपेंसेस एक तरह से डिक्रीज हो गई, डेबिट साइड एक्सपेंसेस है, मान लो आपकी डिक्रीज हो गए। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपकी एक्सपेंसेस कम आपने ली है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गई है। तो यहां पे अभी देखो, जैसे आप यहां पे 5 रुपए ले रहे हो बेटा, ये जो आपका 30 रुपीज है, ये आपके 35 रुपीज हो जाएंगे। मतलब यहां पे आप देखो, आपने जैसे ही अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक किया, आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो 35 हो गई है, मतलब चेंज हो गई ना 30 से 35, तो 5 रुपए आप गलती से ज्यादा दिखा दे रहे हो प्रॉफिट में, तो ये गलत है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, जो भी अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा उसे हमें क्या कर देना होगा, लेस कर देना होगा। ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। चलो इसको लिख देते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब इसी तरह से हम सीखते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये जान लो बच्चों। अगर ओवर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का, तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो एक ट्रेडिंग अकाउंट है, राइट बच्चों, आपके करेक्ट ओपनिंग स्टॉक है, करेक्ट ओपनिंग स्टॉक आपका है 20 रुपीज का, लेकिन आपने रॉन्ग कितना लिया है, ये देख लेते हैं। रॉन्ग आपने ले लिया 25 रुपीज, राइट बच्चों। अब देखो, अगर हम करेक्टली बात करें तो हमने यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक मेरे को लेना चाहिए था कितना रुपया, सॉरी ओपनिंग स्टॉक को करेक्ट को, सॉरी ओपनिंग स्टॉक हमारा यहां पे मान लो 10 रुपीज है, राइट। अच्छा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं, सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चों, इसको देख लेते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग सीख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, ओके, ध्यान में रखना। अब जैसे मान लो आपको करेक्ट 20 रुपीज लेनी थी, आपने ले लिया गलती से 25 रुपीज, तो पहले हम करेक्ट लेके देखते हैं। यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक, यहां पे हमें लिखना है बाय सेल्स, और बाय सेल्स में हमें लिखना है 100 रुपए, और बाय क्लोजिंग स्टॉक में बच्चों हमें क्या लेना है, क्लोजिंग स्टॉक, ये देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में हमें लेना है कितने रुपए, 20 रुपीज, करेक्ट हमारा है। और यहां पे हम लेते टू परचेस, और परचेस हमने लिया 80 रुपीज। अब देखोगे आपके प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, ये आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट होगी बच्चों कितनी आ रही है, 120, और यहां पे भी आपने 120 लिखा, 120 से 90 माइनस किया तो हमारी कितनी आ रही है, 30 रुपीज आ रही है, राइट। ये हमारी करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट है। बट आपने यहां पे क्या किया है, क्लोजिंग स्टॉक को गलती से कितना ले लिया, 25 रुपीज ले लिए। तो जैसे ही आप यहां पे 25 रुपीज ले रहे हो बेटा, तो एक तरह से आप बोल सकते हो ना, आपके इनकम जो है 5 रुपए से बढ़ जा रहे हैं। तो जब 5 रुपए आपके इनकम बढ़ेंगे तो आप देखोगे आपकी ग्रॉस प्रॉफिट भी 5 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे जब आप करोगे तो 120 की जगह में ये आपका कितना हो जाएगा,
125 हो जाएगा, यहां पे भी 125 हो जाएगा, और जो प्रॉफिट आपकी 30 रुपीज आ रही थी अब वो हो जाएगी 35 रुपीज। तो आप यहां पे देख रहे हो बच्चों, आपकी गलती से 5 रुपए जो प्रॉफिट है आपके इंक्रीज हो गए हैं क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने की वजह से। इसलिए हमें क्या करना होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, लेस कर देना है। तो यहां पे आप लिखोगे नंबर 7 में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसे हमें यहां पे लेस कर देनी है, आया ना समझ, इसे हमें लेस करना है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें किस तरह से कौन कौन से आइटम को ऐड करना है, किस तरह से लेस करना है। अब जैसे आपने देखा जितने आइटम हमें लेस करने हैं तो ये सब यहां पे टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद बच्चों ये सारा माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो ये आएगा हमारा, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं एडजस्टेड। ध्यान दो बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां पे जो ये आपकी प्रॉफिट आ रही है बच्चों, ये एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट आ गई है। मतलब जितने भी एडजस्टमेंट हमें करने थे, जो भी पास्ट में हमने एरर करा है या जो भी हमने ऐसी गलतियां की उसको सुधारने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ा। तो ये जो प्रॉफिट हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं बच्चों, ये सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड में हो ये जरूरी नहीं है। इसको और भी जितने भी मेथड्स हैं जहां पे भी इस तरह की अगर एरर पास्ट में हुई है, उसे हमें एडजस्ट करके उसके करेक्ट प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, ताकि हम लोग क्या है उसको करेक्टली प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकाल सकें, या जो भी हमें जिस मेथड में भी हम आगे जाके करने वाले हैं। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। और इस चीज को बच्चों आपको चाहिए कि आप अच्छे से जरूर देखना। और अभी चलिए मैं आगे आपको इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूं, ठीक है ना। तो इसको चलिए एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं एंड स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था कि डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो हम लोग डिले किए हुए, लेट्स मूव टू द मेन सम। अब देखो यहां पे हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में सीखा था बच्चों, यहां पे देखो मैंने कहा था गुडविल जो है, गुडविल के कितने टाइप्स हैं, किस तरह से सॉल्व करोगे, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये मैंने कहा था लास्ट वीडियो में। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड में करना है। सिंपल एवरेज मेथड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था, लेकिन इससे रिलेटेड हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट है वो आज हम लोग सीखेंगे। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसके अंदर में पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी होता है उसे हम लोग आज यहां पे सीखेंगे विद द सम। नाउ पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में जो हमने पिछले कई सालों में प्रॉफिट कैलकुलेट की होगी, तो उसमें कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस या इनकम हमने लिए होंगे या नहीं लिए होंगे जो हमारे पीएल को इफेक्ट करते हैं। तो उस एक्सपेंसेस को या इनकम को हमें यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो सके, राइट। तो इसको हम लोग डिटेल में बेटर है कि सम को के थ्रू सॉल्व करेंगे, जो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। अंडरस्टूड बच्चों। तो चलो अभी हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक समझने की कोशिश। देखो यहां पे एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में देखो यहां दिया हुआ है, सिमरन परचेज अनीता बिजनेस ऑन 1st April 2024. It was agreed to the value of goodwill at 3-year purchase. तो यहां पे देखो आपको बच्चों 3-year purchase का प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब यहां पे आप देखो कि यहां पे 3-year purchase दे दिया है, जो हम लोग याद है एवरेज प्रॉफिट मेथड में यूज करते थे, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। और 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट ऑफ द अनीता बिजनेस फॉर द 4 इयर्स वर गिवन 31 मार्च के जो 21 के जो प्रॉफिट हैं वो हमारे 90,000 दिए हुए हैं। 31 मार्च 22 के 1,60,000 है। 31 मार्च 23 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 1,80,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 2,20,000।
It was observed from the book of account that during the year ended 31st March 21, an asset was sold at a gain of rupees 10,000. अब यहां पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं बच्चों ईयर, यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी तरह से कुछ करना है हमें। अब हमें देखना है कि हमारा ईयर क्या है, हमारा 21, तो यहां पे हम लिखते हैं 21, 22, 23 एंड 24। ये 4 साल का प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,60,000, 1,80,000 और यहां पे आपको दिया हुआ है 2,20,000। ये 4 साल की प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट क्या है, जो हमें इस सम को एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का क्या होगा वो हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 में आप देखोगे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 21, मतलब इस साल के बारे में बात हो रही बच्चों। 31st मार्च 21 को एन एसेट सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000 रुपीज, मतलब जब हम लोगों ने 21 का प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, इस साल एक एसेट हमने बेची थी जिसका प्रॉफिट हुआ था 10,000 और इस प्रॉफिट को हमने यहां पे इंक्लूड किया होगा। ये हमारा एबनॉर्मल गेन है, बिकॉज ये हमारा नॉर्मल डे टू डे इनकम नहीं है। तो अगर इस प्रॉफिट को आपने यहां पे लिया होगा तो ये आपका प्रॉफिट इंक्रीज किया हुआ है। तो ऐसे कोई भी प्रॉफिट अगर आपने लिए हुए हैं जो कि एबनॉर्मल इन नेचर है और नॉन ऑपरेटिंग, जो इनकम हमारे ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड ना हो, तो उसे हमें लेस करना चाहिए। तो यहां से हम इसे 10,000 लेस करेंगे एंड आवर प्रॉफिट कम्स टू 80,000 रुपीज। तो यहां पे आप लिखोगे 80,000। नाउ अब आते हैं नंबर 2 में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, machine got destroyed in the accident and 30,000 was written off as a loss in the profit and loss account। इसका मतलब ये बच्चों कि 2022 में जब हमने सारे एक्सपेंसेस दिखाए होंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, पीएल अकाउंट में, तो हमने उस साल क्या किया था, जो गुड मशीन डिस्ट्रॉयड हुई थी एक्सीडेंट की वजह से, हमने उसे लॉस मानते हुए 30,000 को हमने पीएल अकाउंट में डाल दिया था एज एन एक्सपेंस। अब आपको मालूम बच्चों कि अगर आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली इनकम घट गया होगा। तो उस 30,000 के वजह से जब आपने लिया होगा तो ये जो 1,60,000 है, एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट आपके घटे होंगे। बट ये जो 30,000 आपको यहां पे दिख रहा है, ये आपके डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपके अबनॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। और जिसे आपने दिखाया आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था उस ईयर में, तो हमें वापस इसको क्या करना होगा, 30,000 को वापस ऐड करना होगा ताकि हमारा एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट निकल सके। तो यहां पे हम ऐड करेंगे एंड ये आ जाएगा हमारा 1,90,000 रुपीज। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आता है थर्ड आइटम, देखो आप। In the year ended 31st March 23, the firm assets were not insured due to the oversight and insurance premium, जो कि recurring in nature है, जो कि recurring in nature है 10,000 रुपीज। मतलब ये बच्चा, ये जो एसेट्स है, एक एसेट्स आपके बिजनेस में थी जिस एसेट्स को आपने ओवरसाइट की वजह से, नहीं देखने की वजह से, आपने उसका इंश्योरेंस प्रीमियम का एंट्री 10,000 नहीं किया है। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि रेकरिंग इन नेचर एक्सपेंसेस है, तो जो भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस रेकरिंग इन नेचर होते हैं, रेवेन्यू इन नेचर होते हैं, उस एक्सपेंसेस को हमें पीएल में लेना चाहिए। बट हमने नहीं लिया है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस कम लिए हैं हमने। तो जब एक्सपेंसेस हमने कम लिया होगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा। तो इसीलिए हमें अपने प्रॉफिट को 2023 से 10,000 रुपीज लेस कर देने होंगे। तो यहां पे हमने 10,000 लेस किया, तो ये आ गया आपका 1,70,000 बच्चों। नाउ रिलेटेड टू 24 कुछ भी नहीं बोला है, तो ये 2,20,000 ही रहेगा। तो इसको हम लिख देंगे नाउ वील ऐड इट। तो ये हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा 6,60,000। ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया बच्चों।
अब हमें जैसे ही टोटल प्रॉफिट निकलता है, हमारा काम है कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं क्या, एवरेज प्रॉफिट। और मैंने कहा था एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने टोटल प्रॉफिट आए हैं आपके 6,60,000 आपके टोटल प्रॉफिट हैं, उसको डिवाइड बाय कितने साल के प्रॉफिट हैं, 4 इयर्स के हैं, तो आप उसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितने आ रहे हैं बच्चों, 1,65,000 आपके एवरेज प्रॉफिट आ गए। क्वेश्चन में आप देखोगे यहां पे बोला है, क्वेश्चन में एक बार चेक करो बच्चों, बोला इट वाज एग्रीड टू वैल्यू द गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज बोला है, तो यहां पे जो आपकी गुडविल की वैल्यू होगी, यहां पे आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मैंने कहा था ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये हमने लिखा। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों, 1,65,000 है, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपका दिया हुआ 3 इयर्स, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, 4,95,000 इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। ये आपको समझ में आएगा बच्चे, पास से जिसमें हमने जो पहले वीडियो में किया था उसी से रिलेटेड है, तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पिछले एग्जांपल में भी ये कराया था। तो नाउ दिस इज क्लियर, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। नाउ बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया, अगर कोई भी डाउट होता है आप जरूर कमेंट करो, आज ही करना कमेंट, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और क्लियर कर सकूं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सम। चलिए भी नेक्स्ट सम में चलते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट सम में चलते हैं, और ये सम्स आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बच्चों, नहीं तो मिस कर दोगे। टेक डाउन द स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीन पे ला दे रहा हूं, यू टेक डाउन द स्क्रीनशॉट ऑफ आल्सो दिस। Now we move to the next sum. Next sum में देखो दिया हुआ है क्या, ओम शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो यहां पे जो 3 पार्टनर्स हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एडमिट देव फॉर अ इक्वल शेयर फॉर द पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर परचेज। यहां पे देखो बच्चों आपको 4 ईयर परचेज दे दिया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वो मोस्टली आपको दिया रहेगा सम में। तो यहां पे 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, और यहां पे 5 साल की प्रॉफिट आपको अवेलेबल है, तो उसके प्रॉफिट आपको एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर से निकालने होंगे। 5 साल के प्रॉफिट में देखो आपने फॉर द ईयर एंडेड 2020, 21, 22, 23 और 24, 5 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है, 30,000, 70, 1 लाख, 1,40,000, और लास्ट ईयर में आप देखो बच्चों आपका ये जो लॉस में दिया हुआ है 1,20,000, नो प्रॉब्लम, 11,20,000। अब यहां पे देखोगे अदर इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 5 cycle costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expenses account। अब एक चीज देखना, पहले मैं सॉल्व करता हूं, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा जस्ट डिस्कस विद मी। मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों ईयर, पहला साल हमारा क्या है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 है, तो इसको मैं लिख रहा हूं 2019 2019 से स्टार्ट हुआ होगा, 2020 में एंड होगा। दूसरा है 31 मार्च 21 एंडिंग है, तो 2020 में स्टार्ट होगा बेटा, 21 में एंड होगा, 2021 एंडिंग होगा 22, 2022 से स्टार्ट होगा, 2023 हो जाएगा, 2023 से स्टार्ट होके 2024, तो 5 इयर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ईयर एंडिंग आपका 2024 है, मतलब 31 मार्च है, 31 मार्च 2022 पहले साल का जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों, 30,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 रुपीज। सेकेंड ईयर का आपका 70,000 है, यहाँ पे आप लिखोगे 70, थर्ड ईयर का 1 लाख, सो राइट डाउन 1 लाख रुपीज, 1,40,000 और 1,20,000 ये माइनस में है बच्चों, तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये समझ लो कि ये माइनस में हमारा प्रॉफिट है, मतलब लॉस में, राइट।
अब यहां पे एक एडजस्टमेंट हमें बताया है कि 1 अप्रैल 2023, तो अब देखना है कि 1 अप्रैल 2023 बोल रहे हैं तो कौन सा ईयर हो सकता है, एक बार चेक करते हैं। यहां पे मैंने डेट का बनाते हैं ताकि समझ में आए। अब हमको बोल रहा है 1 अप्रैल 2023, तो एंडिंग होगा 31 मार्च 2024। ये डेट मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आए बच्चों कि ये जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो कौन से ईयर से रिलेटेड है। अब हमको मालूम है कि जिस ईयर से रिलेटेड है, यहां पे बोला है 1 अप्रैल 23 बोला है, तो मतलब 1 अप्रैल 23 मैंने यहां लिखा है, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 24। तो आप यहां पे देख सकते हो कौन सा ईयर है जो स्टार्ट हो रहा है 23 में और एंड हो रहा है 24 में। मतलब ये हमारा जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 2023 और 24 से रिलेटेड है। नाउ 2023-24 में हमारा लॉस हुआ था कितने का, 1,20,000 का हमारा लॉस दिखा रहा है। आप देख सकते हो वहां पे कि लॉस है 1,20,000। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट ऑफ 2023-24। हमें यहां पे करेक्ट प्रॉफिट निकालना है 2023-24 का। तो हमने देखा सबसे पहले प्रॉफिट क्या अवेलेबल है बच्चों, वो देख लेते हैं। 1,20,000 प्रॉफिट हमारा अवेलेबल है 1,20,000 जो कि माइनस में है, लॉस है। अब यहां पे बोला है 1 अप्रैल 2023 को साइकिल खरीदा गया था 20,000 का, परचेस हुआ था, वाज रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। इसका मतलब ये है अगर बेटा आपने कोई साइकिल खरीदी है तो साइकिल आपकी एसेट होती है, और कभी भी कोई परचेस ऑफ एसेट्स जब आप खरीदते हो कभी भी वो पीएल में नहीं जाता, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एक एसेट है। पीएल में कभी भी कोई परचेस ऑफ एसेट्स को नहीं लेते हैं। बट हम लोगों ने, इन्होंने क्या किया था, जब एसेट्स को खरीदा था तो उस एसेट्स को क्या किया था, पीएल में डाल दिया था एज एन एक्सपेंस समझ के। बट एसेट जब आप खरीदते हो तो कभी भी वो पीएल में नहीं जाता, बट इन्होंने क्या किया, एज एन एसेट को एक्सपेंस समझ लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस समझ के उस 20,000 को यहां पे एक्सपेंस में दिखा दिया। बट अगर आपने एक्सपेंस लिया होगा तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट घट गया होगा, राइट। तो अगर ये प्रॉफिट आपका घट गया है तो हमें वापस क्या करना चाहिए, ऐड बैक करना चाहिए। तो यहां पे हम जाएंगे और ऐड बैक करेंगे, राइट। परचेस ऑफ साइकिल हमने ऐड बैक किया कितना, 20,000। अब देखो बच्चों 1,20,000 आपका माइनस में है और ये प्लस 20,000 हो गया, तो आपका ये जो वैल्यू आएगा वो 1 लाख रुपीज आ गया माइनस में। अभी आपका लॉस हो गया 1 लाख रुपए, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसलिए आपका 1 लाख का लॉस बचा। नाउ उसके बाद बोला है डेप्रिसिएशन ऑफ साइकिल was to be charged at the rate of 25%। अब आपको क्या करना है, उसी एसेट्स के ऊपर जिसे आपने एसेट्स एक्सपेंस समझ के पहले ले लिया था पीएल में, अब आप उसे एसेट्स मान रहे हो, इसलिए आपने उसे एक्सपेंस से हटाया, जिसकी वजह से आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्रॉफिट आपका बढ़ गया। अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो वो आपके नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपके पीएल में जाने चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट घटेगा। बट हमने उसे लिया नहीं है, बट हमें अब लेना पड़ेगा, अंडरस्टूड ना। तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा, अंडरस्टूड और नॉट। तो यहां पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालते कितना आता है बच्चों, लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो क्वेश्चन में आपको कितना परसेंट बोला है बच्चा, कितना 25% बोला है कि नहीं बोला है, 25% निकालो तो कितना आएगा, 25% निकालो, 25% में 1 लाख कितना आता है, 5,000 रुपए आया कि नहीं है बेटा, कितना आ गया, 5,000 रुपीज तुम्हारा आया कि नहीं आया डेप्रिसिएशन। गॉट इट क्लियर, अंडरस्टूड। तो आपका कितना आ गया, 5,000 का डेप्रिसिएशन। अब देखो ये डेप्रिसिएशन जो कि आपकी नहीं, आपने नहीं लिया था, लेकिन अब आप उसे लोगे, राइट और रॉन्ग। अब जब आप इसे लोगे तो आपका एक्सपेंसेस और बढ़ेगा, एक्सपेंसेस अगर बढ़ेगा तो आपके प्रॉफिट और घटेंगे कि नहीं घटेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ये आपका खर्चा है,
तो खर्चा होगा तो प्रॉफिट घटना चाहिए ना, इसीलिए हम इसको माइनस लिख रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस में 5000 आ गया, तो जब इसे माइनस, दोनों माइनस है ना बच्चा, तो आपका जो लॉस हो जाएगा वो कितना का लॉस हो गया, 1,05,000 रुपीज का लॉस हो गया। राइट, क्लियर है। तो यहां पे आप देखोगे एक्चुअल प्रॉफिट में जब लिख रहा हूं, एक्चुअल प्रॉफिट 2019-20 में कोई चेंजेस नहीं आया, वहां पे सेम 30,000 रहेगा, यहां पे 70,000 सेम प्रॉफिट होगा, 1 लाख सेम होगा, 1,40,000 भी यहां पे सेम होगा, और ये 1,20,000 की जगह पे अभी कितना आ जाएगा, 1,05,000 रुपीज का लॉस होगा। अब करना क्या है, सारे प्रॉफिट को आप ऐड करो और लॉस 1,05,000 को माइनस करो, और माइनस करने के बाद देखो कितना आता है। पहले आप माइनस करो, इसको सारे ऐड करो, माइनस करो 1,05,000। $2,35,000 आएंगे, चेक करो बच्चों, 2,35,000 आ गया। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 2,35,000 यहां पे लिखोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, 5 ईयर के हमने प्रॉफिट लिए हैं तो 5 से डिवाइड करोगे, 47,000, तो ये आपका आ गया 47,000 आपके एवरेज प्रॉफिट आ गया बच्चों। अब यहां पे आप कैलकुलेट करोगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिखा है, गुडविल का वैल्यू क्या होता है, एक सेकेंड तो समझो बच्चे, गुडविल का वैल्यू क्या होता है। गुडविल का वैल्यू क्या होता है, समझ लो, गुडविल का वैल्यू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये हमें अप्लाई करना है। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 47,000 रुपीज, और ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है बच्चों, 4 ईयर ऑफ परचेज बोला है, तो आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ गए, 1,88,000 इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको शायद पास एडजस्टमेंट भी बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। आप इसको एक बार क्या करोगे, अब दोनों जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट दिया है इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस करो, और उसके बाद अपने बुक से निकाल के सॉल्व करोगे, और अगर इसी कंसेप्ट को आप फॉलो करते हो तो 100% आपके सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे क्लास एंड विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू बच्चों।